हेलो डियर स्टूडेंट, करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। तो आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की थर्ड क्लास में, यानी कि करंट अफेयर्स की जो हमारी थर्ड क्लास रहने वाली है। इससे पहले हम दो क्लासें करंट अफेयर्स की आपको दे चुके हैं, जिसमें आपके लिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला हमने रखी है। एक करंट अफेयर्स हमने उन सभी एग्जामों के लिए कवर की है जिसमें आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत में ऐसा कोई एग्जाम अभी तक नहीं बना है जिसमें करंट अफेयर्स के प्रश्नों को ना पूछा गया हो। ठीक है, ये सभी लोग आप लोग जानते हो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं बना जिसमें करंट अफेयर्स के प्रश्नों को ना पूछा गया हो। तो आज की क्लास जो हमारी होने वाली है, ये बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए होगी और उम्मीद है कि इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार भी देंगे। और मैंने आपको बताया, जहाँ से आप करंट अफेयर्स डेली रूटीन से पढ़ रहे हैं तो आप वो पढ़ते रहिएगा, जैसे द हिंदू के न्यूज़पेपर से, पीआईबी इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया से भी कर सकते हैं, जितने भी आपके न्यूज़पेपर आते हैं उन सभी की आप पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बात जो करता हूँ वो आपके द हिंदू के न्यूज़पेपर की बात करता हूँ, यानी कि द हिंदू के मुझे लगता है कि मैंने भी एग्जाम दिए हैं, तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं, एनालिसिस अगर मैं करूं, तो द हिंदू की न्यूज़पेपर पेपर में आती ही आती है। और पीआईबी प्रेस जो आपकी है भारत सरकार की, उसके द्वारा भी जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो उनकी हेडलाइंस बनती हैं, उन सभी पर एक अच्छे प्रश्नों की तैयारी करी जाती है और वहीं से पेपर में हमारे आते हैं। तो हमने अगस्त की करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया था। ये जो करंट अफेयर्स, दो वीडियो में हमने अगस्त की करंट अफेयर्स की समाप्ति कर दी थी। अब जो हमारी वीडियो बनेगी, जो हम क्लास लेंगे आपके समक्ष, वो आप हमारी जो क्लास होगी वो सितंबर 2023 की करंट अफेयर्स को, आपके जो पेपर आ रहे हैं, आप सिर्फ इतनी करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं तो आपके कंप्लीट सिलेबस की तैयारी हो जाती है अच्छे से। तो आज के प्रश्न देखिएगा, 50 प्रश्न हैं और 50 प्रश्नों को एकदम डिटेल डिस्कशन में पढ़ेंगे, जितना हो सकेगा उतना पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे, आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर इस क्लास को आप पूरा देख लेते हैं तो आने वाले हमारे जो जितने भी पेपर हैं, इतने भी, अभी हमारा जस्ट आर ओ का पेपर आने वाला है, यूपी पैट का पेपर तो कुछ ही दिनों में है हमारे, है ना। तो इन सभी के लिए एक हमने एक प्रकार की मैराथन क्लास भी हम कह सकते हैं इसको, तो उसी बेस पे हमने आपके लिए क्लास को डिजाइन किया है और ये प्रश्न भी आपके बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए अब बिल्कुल स्टार्ट करते हैं और एकदम डिटेल एनालिसिस करेंगे हर प्रश्न का, करंट अफेयर से संबंधित भी करेंगे, उसमें जो स्टेटिक बनेगी उसमें भी आपका हम डिस्कस करेंगे, जितना भी हमसे हो सकेगा, जितना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आज का प्रश्न है कि राज्य राजमार्ग यात्रा ऐप किसने लॉन्च किया है। तो आपके नेशनल हाईवे से संबंधित है। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन पढ़ने की हमको ज्यादा से ज्यादा जरूरत नहीं होगी, लेकिन सिर्फ इतना देख सकते हैं कि भाई, अगर राजमार्ग यात्रा ऐप लॉन्च करेगा तो कौन करेगा, आपका NHAI लॉन्च करेगा, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ही इसको क्या करेगा, लॉन्च करेगा। ठीक है, ये आपको लॉन्च करेगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्रश्न, लेकिन इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है पेपर में। क्या होगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, इस प्रश्न की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि भाई इस प्रश्न की फुल फॉर्म क्या होगी आपके, यानी कि NHAI की फुल फॉर्म क्या होगी, तो आप बता सको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी क्या होगी, फुल फॉर्म होगी। ठीक है, तो इस तरह हमारा एक प्रश्न हो गया। कह रहा AI संचालित स्मार्ट पैदल यात्री क्रॉसिंग सिस्टम किस देश ने चालू की है। इस टाइम पर AI का बहुत क्रेज चल रहा है। AI क्या होती है, तो AI होती है आपकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जो सबसे पहले हमें रोबोट में देखने को मिली थी। ठीक है, क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल। आप लोग जानते हो कि आर्टिफिशियल के सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन यूज करता है। तो भाई आर्टिफिशियल के जो सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट जो हैं, जो सबसे ज्यादा उत्पाद जो है वो कौन, महिला प्रयोग करती है। यानी कि आर्टिफिशियल क्या होता है, जो मानव के द्वारा बनाया गया। तो मानव के द्वारा बनाया गया क्या होता है, रोबोट होता है। जो हमारे अंदर जो बुद्धि है, जो हमारे अंदर जो हमारी इंटेलिजेंसी है, वो कैसी है, प्राकृतिक, हमको नेचर के द्वारा प्राप्त हुई है। लेकिन अगर जो हमको बुद्धि जो मिली है
अगर जो हम बात करें कि भाई रोबोट के अंदर जो बुद्धि है वो किसने प्रवेश की है, तो रोबोट के अंदर जो बुद्धि जो है वो प्रवेश की है आपके मानव ने। किसने प्रवेश की है, वो की है मानव ने प्रवेश की है। और जो हमारे अंदर जो बुद्धि है वो क्या है, नेचुरल, हमको प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुई है। तो हम आर्टिफिशियल नहीं होंगे, हम कैसे होंगे, नेचुरल इंटेलिजेंस ही होगी हमारे अंदर। आर्टिफिशियल उसमें होगी जो मानव के द्वारा बनाया जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम सबसे अच्छा उदाहरण ले सकते हैं, तो ले सकते हैं रोबोट। रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का सबसे अच्छा उदाहरण भी है। इसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। किस देश ने लॉन्च किया, तो किस देश ने शुरू किया, आपके दुबई ने। किसने शुरू किया है, दुबई ने शुरू किया है। देखिएगा पाकिस्तान जो शब्द है, अगर पाकिस्तान की चर्चा करें तो पाकिस्तान, भारत का विभाजन हो गया 1933 में। पाकिस्तान शब्द दिया था चौधरी रहमत अली ने। तो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया था 1933 में। याद रखिएगा कि पाक शब्द किसने दिया था, तो पाक शब्द 1933 में चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, 1933 में दिया गया था। ठीक है। और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। तो पाकिस्तान से भारत की सीमा भी लगती है। तो पाकिस्तान से भारत के कितने राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं, जैसे राजस्थान हो गया आपका, जो सीमा बना रहा है पाकिस्तान से। गुजरात आपका सीमा बनाता है पाकिस्तान से। पंजाब सीमा बना रहा है पाकिस्तान से। ठीक है, यानी कि, और आपका कौन सीमा बना रहा है, जम्मू कश्मीर। तो पाकिस्तान से जो सीमा बनाते हैं वो कौन से राज्य बनाते हैं, राजस्थान बनाता है, गुजरात बनाता है, पंजाब बनाता है, जम्मू कश्मीर बनाता है। एआई वाला जो आंसर है स्टूडेंट्स वो आपका दुबई है। मैंने आपको बताया है कि क्या है, दुबई है। बात हम पाकिस्तान कर रहे हैं। पाकिस्तान शब्द 1933 में चौधरी रहमत अली ने दिया था। पाकिस्तान का विभाजन हो गया था 15 अगस्त 1947 को। और पाकिस्तान की सीमा से भारत के 4 राज्य लगते हैं, राजस्थान, गुजरात, आपका लगता है जम्मू कश्मीर लगता है, और पंजाब से सीमा लगती है। तो भारत में आपके 28 राज्य हैं, उसमें से जो 28 राज्य हैं वो 7 देशों की सीमा को स्पर्श करते हैं। कितने, भारत के 7 पड़ोसी देशों की सीमाओं के साथ स्पर्श करते हैं। जो सातों जो पड़ोसी देश हैं वो आपके एशिया महाद्वीप में पड़ते हैं। तो एशिया महाद्वीप में कुल देशों की संख्या की अगर बात करेंगे तो एशिया महाद्वीप में कुल मिला के आपके 48 देश होते हैं, जिसमें से 7 देशों की सीमा किससे लगती है, भारत से सीमा लगती है 7 देशों की। उसी में पाकिस्तान है। और भारत व पाकिस्तान के मध्य एक रेखा खींची गई है जिसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत व पाकिस्तान के मध्य खींची गई है। ठीक है, तो भारत व पाकिस्तान के मध्य जो रेखा खींची गई है उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं आपके। ठीक है, ओके। तो इस तरह जो हमारा आंसर था वो दुबई। दुबई जो आपका देश है वो संयुक्त राज्य अमीरात के अंतर्गत आता है। तो संयुक्त राज्य अमीरात का एक शहर है दुबई। उसने एआई क्रॉसिंग के लिए जो पैदल जो लॉन्च किया है सिस्टम, एआई कहाँ पर लॉन्च किया है, दुबई में। तो संयुक्त अरब अमीरात जो है उसमें कुल मिला के आपके 7 देश आते हैं, यानी कि 7 शहर आते हैं, जिन्हें 7 देशों का एक समूह कहते हैं। उसी से बनता है यूएई, जिसे हम कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जानते हैं। तो उसी का एक पार्ट है कि आपका दुबई। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, दुबई। ठीक है, कह रहे हैं विश्व के सबसे ऊंचे शिवलिंग की स्थापना कहाँ की गई। विश्व के सबसे ऊंचे शिवलिंग की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो विश्व के सबसे ऊंचे शिवलिंग की स्थापना कहाँ पर की जा रही है, या कहाँ पर हो रही है, तो कहाँ पर हो रही है, आपके बिहार में हो रही है। ठीक है, कहाँ पर हो रही है, आपके बिहार में हो रही है। तो शिवलिंग की सबसे बड़ी जो स्थापना हो रही है वो कहाँ पर हुई है, आपके बिहार में हुई है। ठीक है, ये बात आपको पता है, बिहार में हुई है। ठीक है, ओके। तो विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग अब कहाँ बनेगा, आपका बिहार में बनेगा। बिहार के किस शहर में हुई है, तो बिहार के पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण में हुई है, पूर्वी चंपारण जिले में। ठीक है, और इसी पूर्वी चंपारण जिले में एक नेशनल पार्क प्रसिद्ध है जिसे कहते हैं वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो प्रश्न आपके पेपर बिहार बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न भी है कि वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क आपके कहाँ पर है, ठीक है, यानी कि चंपारण जिले में है, आपके कहाँ पर है, ठीक है, बिहार में है वाल्मीकि नेशनल पार्क।
और ये जो शिवलिंग की स्थापना की जा रही है, बिहार बीपीएससी के पेपर में पूछा जाएगा, तो पूछा है कहाँ पर, तो पूर्वी चंपारण जिले में स्थापना की जा रही है आपके शिवलिंग की। ठीक है, बिहार की अगर बात करेंगे तो बिहार में एक विश्वविद्यालय जिसे कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय है आपका, और एक विश्वविद्यालय है आपका, ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो दो विश्वविद्यालय बहुत ही प्रसिद्ध हैं आपके बिहार में, एक नालंदा विश्वविद्यालय, एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पेपर पूछ जाती किसने करी है, तो कुमारगुप्त प्रथम ने की है। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी। और विक्रमशिला की बात करेंगे तो विक्रमशिला की स्थापना किसने की, धर्मपाल ने की। धर्मपाल जो व्यक्ति था वो किस वंश से संबंधित था, ठीक है, धर्मपाल जो व्यक्ति था वो आपके पाल वंश से संबंधित था, पाल वंश से। तो पाल वंश का जो संस्थापक था वो आपके धर्मपाल नहीं थे, कौन थे, गोपाल थे। तो देखिएगा जो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसकी जो स्थापना की है वो किसने की है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना की है वो की है आपके, ठीक है, धर्मपाल ने की है। और धर्मपाल पाल वंश से संबंधित थे, लेकिन पाल वंश के संस्थापक की अगर बात करेंगे तो गोपाल हैं, धर्मपाल नहीं है। तो पाल वंश का संस्थापक किसे कहते हैं, गोपाल को कहते हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना किसने की थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो कुमारगुप्त ने की थी। और कुमारगुप्त ने की थी इसीलिए इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे हम, नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रश्न पूछा गया है पेपर में कि ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान किसे कहते हैं, तो ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान किसे कहते हैं, ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय कहते हैं। किसने करी, कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना करी थी नालंदा विश्वविद्यालय की। भोपाल की बात करेंगे मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश है आपका, और आपका राजस्थान है। ठीक है, नेशनल पार्क की बात हमने बिहार में की है, तो उत्तर प्रदेश में एक फेमस नेशनल पार्क है जिसे कहते हैं दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है आपके, तो बात करेंगे दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है आपके, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में आपके दुधवा नेशनल पार्क है। राजस्थान में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, जैसे आपका सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पर है, राजस्थान में है। मरुस्थल नेशनल पार्क भी राजस्थान में ही है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नेशनल पार्क आपके राजस्थान के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो बिहार को हमने देखा, और बिहार से जो प्रश्न हमने देखे हैं ये कई सारे एग्जामों में बन चुके हैं आपके। ठीक है, कह रहे रूस अफ्रीका शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये कहाँ आयोजित हुआ था, तो रूस है और अफ्रीका शिखर सम्मेलन की बात की जा रही है, कहाँ पर हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था, मॉस्को में हुआ था, राबात में हुआ था, या कीव। कीव जो है वो किसकी मुद्रा है आप लोग बताइएगा। आंसर की बात अगर करेंगे तो देखिएगा सेंट पीटर्सबर्ग में, कहाँ पर आयोजित हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग में ये मुद्दा आयोजित हुआ था। रूस अफ्रीका जो सम्मेलन था वो कहाँ पर आयोजित हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित हुआ था। ठीक है, अब देखिएगा रूस की अगर बात करेंगे तो रूस की कैपिटल है आपकी मॉस्को, रसिया लिखते हैं हम, मॉस्को कैपिटल है। और राजधानी की बात करेंगे तो मॉस्को है। ठीक है, मुद्रा की बात करेंगे तो रूबल है। रूबल क्या है, इसकी मुद्रा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं इसकी, कि विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश जो है वो आपका क्या है, रूस है। उसके बाद कनाडा आता है। लेकिन अगर जनसंख्या के मामले में बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से 9वां सबसे बड़ा देश है। देखिएगा विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो देश है वो रूस है, लेकिन जनसंख्या के मामले में देखेंगे तो रूस का जो स्थान है वो आपके 9वें नंबर पर आता है। तो जनसंख्या में पहला किसका, चाइना का, दूसरा भारत का। क्षेत्रफल में सबसे पहले रूस का और उसके बाद कनाडा का। फिर तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, सबसे ज्यादा मानक समय, सबसे अधिक मानक समय वाला देश, सबसे अधिक मानक समय वाला देश।
ठीक है, तो सबसे अधिक मानक समय वाला देश है आपका, कितने मानक समय है आपके? 11 मानक समय है। मानक रेखा जो होती है उसके एंगल की बात करेंगे तो 82 से 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा होती है इसे मानक समय रेखा कहते हैं। पूर्वी देशांतर जो रेखा होती है उसे मानक समय रेखा कहते हैं। ठीक है, और सबसे अधिक मानक समय वाला देश है। तो कितने प्रकार का समय पाया जाता है? तो देखिएगा, रूस में कम से कम 11 प्रकार का समय पाया जाता है। तो रूस में सबसे अधिक मानक समय वाला देश है रूस। रूस की अगर बात करेंगे तो देखिए, कुछ देश ऐसे भी हैं जो आपके 2 महाद्वीपों में स्थित है, जिसमें रूस हो गया आपका, तुर्की हो गया और आपका कजाकिस्तान हो गया। ये 3 देश ऐसे देश हैं जो आपके 2 महाद्वीपों में स्थित हैं। एक तो एशिया महाद्वीप में स्थित है और एक यूरोप महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप में स्थित है और आपके यूरोप महाद्वीप में स्थित है। 3 ऐसे देश हैं जो आपके स्थित हैं। किसमें किसमें? रूस, तुर्की और कजाकिस्तान जो देश हैं वो आपके एशिया महाद्वीप में भी स्थित हैं और आपके यूरोप महाद्वीप में स्थित हैं। कजाकिस्तान बात करेंगे तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है आपका? यूरेनियम। तो सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन विश्व स्तर पर कहां पर होता है? कनाडा में। भारत में कहां पर होता है? भारत में सबसे ज्यादा यूरेनियम झारखंड में होता है। और भारत के बाद अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा यूरेनियम जो होता है वो कहां पर होता है? आपके ललितपुर में होता है। कहां पर होता है? ललितपुर में सबसे ज्यादा यूरेनियम होता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यूरेनियम उत्तर प्रदेश में कहां पर होगा? ललितपुर में होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला एआई से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। भारत का पहला एआई स्कूल किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला एआई स्कूल भी बन गया हमारा। देखो, एआई स्कूल भी बन गया। ये किस राज्य में लॉन्च किया गया? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या आपके आंध्र प्रदेश? बात करेंगे किस राज्य में लॉन्च किया गया तो आपके केरल में। ठीक है, केरल के तिरुवनंतपुरम में इसको लॉन्च किया गया था। कहां पर? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक, केरल की बात करेंगे तो केरल में एक नेशनल पार्क है जिसे कहते हैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क, या कहते हैं शांत घाटी नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है आपके केरल का। ठीक है, उसके बाद और भी अगर बात करें, केरल में आपके कई सारे नेशनल पार्क हैं, जैसे पेरियार नेशनल पार्क है। ठीक है, ये कहाँ पर है? आपके केरल में है। लेकिन मैं आपको शांत घाटी नेशनल पार्क की बात कर लेता हूँ। चलिए लिख लेते हैं, पेरियार नेशनल पार्क भी कहाँ पर है आपके? ठीक है, पेरियार नेशनल पार्क भी आपके कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है, पेरियार। ठीक है, ओके। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अब प्रश्न बनता है कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो जैव विविधता जो होगी हमेशा सदाबहार वनों के अंतर्गत पाई जाएगी या मैंग्रोव में पाई जाएगी। तो जैव विविधता सबसे अधिक किस नेशनल पार्क में पाई जाती है? तो सबसे अधिक नेशनल पार्क जो है उसको हम क्या कहते हैं? साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो सबसे अधिक जैव विविधता, जैव विविधता, तो सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ठीक है, कहाँ पाई जाएगी सबसे अधिक जैव विविधता? आपके साइलेंट वैली नेशनल पार्क में पाई जाती है। और जैव विविधता दिवस कब बनाते? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में भी हम बनाते हैं। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर है? आपके केरल में है। और केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क में सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। केरल में एक मंदिर है जिसे बहुत ही फेमस माना जाता है, सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर। कुछ साल पहले इसमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इसमें महिलाओं को प्रवेश दे दिया गया है। और प्रश्न पूछा गया कई बार कि सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? तो सबरीमाला मंदिर जो है वो आपके केरल में है। और प्रश्न पूछा जाता है कि सबरीमाला मंदिर केरल के किस नेशनल पार्क में है? तो सबरीमाला मंदिर केरल के पेरियार नेशनल पार्क में है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि किस नदी के किनारे है? तो पेरियार आपकी एक नदी भी है। ठीक है, पेरियार आपकी एक नदी भी है। ठीक है,
तो केरल में देखिएगा साक्षरता रेट सबसे अधिक है। सबसे अधिक साक्षरता कहाँ पर है? केरल में है। सबसे कम कहाँ पर है भारत में? तो बिहार में है सबसे कम। सबसे अधिक कहाँ पर है? आपके केरल में है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिएगा एक एक प्रश्न को डिटेल सोल्यूशन में लेके इसलिए आ रहे हैं कि आपका पेपर नजदीक है और उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कई सारे प्रश्नों के उत्तर देखने को मिलेंगे। एडजेक्टिव प्रश्न जो मैं आपको बोल रहा हूँ उस पर आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको ऊपर नंबर दिख रहा है, तो आप उस नंबर पे हमें व्हाट्सएप एसएमएस कर दें और आपको पीडीएफ मिल जाएगी यहाँ से। आप देखिएगा अगला प्रश्न देखिएगा कि 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश में की गई है? किस देश में 20वीं आसियान की बैठक की गई है? बस इतनी सी बात। क्वेश्चन इतना बड़ा बना दिया, लेकिन आपको छोटा क्वेश्चन करना है। छोटे क्वेश्चन को तोड़ के लाना है कि आसियान सम्मेलन कहाँ हुआ। ठीक है, 20 आसियान सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो वियतनाम, इंडोनेशिया, भारत या लाओस में हुआ। तो देखिएगा आसियान के बारे में अगर पढ़ते हैं तो हेडिंग डाल लीजिएगा आसियान। आसियान आसियान की फुल फॉर्म भी पेपर में आ सकती है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसकी फुल फॉर्म है, जो आप लोगों को पता होगी। 8 अगस्त 1967 को ये स्थापित हुआ था। आसियान के मुख्यालय की बात करेंगे तो मुख्यालय आपके जकार्ता में है। जकार्ता जो है वो आपके इंडोनेशिया की कैपिटल है। तो जब आसियान की स्थापना जकार्ता में की गई थी, ठीक है, जब आसियान की स्थापना जकार्ता में की गई थी तो उस समय इसके 5 देश सदस्य थे। कितने देश सदस्य थे? 5 देश। ध्यान से समझिएगा, जब आसियान की स्थापना की गई थी तो संस्थापक सदस्य कितने थे? ये जो थे वो आपके संस्थापक 5 सदस्य थे। कितने सदस्य संस्थापक थे? 5 सदस्य थे, जो क्या थे? संस्थापक थे इस समय। ठीक है, जिसमें एक आपका इंडोनेशिया था। ध्यान से इस प्रश्न को समझिएगा, जिसमें आपका एक क्या था? इंडोनेशिया था। चलिए लिख लेते हैं, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद थाईलैंड, फिलीपींस, ठीक है, सिंगापुर और आपका एक देश था मलेशिया। तो अगर पूछा जाए कि स्थापना के समय कौन सा सदस्य शामिल नहीं था, यानी कि स्थापना के समय कौन सा सदस्य आपके आसियान का सदस्य नहीं था, तो देखिएगा स्थापना के समय 5 सदस्य थे। कितने सदस्य थे स्थापना के समय? तो स्थापना के समय ये 5 सदस्य थे। फिर 5 सदस्यों को और मिला दिया गया, तो 5 सदस्य और मिल गए, तो टोटल कितने हो गए? तो टोटल की अगर बात करेंगे तो टोटल हो गए आपके 10। टोटल कितने हो गए? तो टोटल हो गए 10। तो वो 5 जो सदस्य थे उनको भी कहीं ना कहीं शामिल किया होगा। तो कब शामिल किया गया? उसमें देखिएगा आपके ब्रश्नोई आएगा, ब्रश्नोई को शामिल किया गया, वियतनाम को शामिल किया गया, बर्मा और लाओस को शामिल किया गया, म्यांमार भी बोल सकते हैं बर्मा को, और उसके बाद में कंबोडिया को शामिल किया गया। अब देखिएगा ये 5 देश, ये 5 देश हो गए आपके, यानी कि ब्रश्नोई, वियतनाम, बर्मा को म्यांमार भी बोल सकते हैं, म्यांमार भी बोल सकते हैं, लाओस को शामिल किया गया, और बोले तो किसको शामिल किया गया? आपके कंबोडिया को शामिल किया गया। ठीक है, किसको शामिल किया गया? कंबोडिया को शामिल किया गया। अब प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि भाई इसमें कंबोडिया को कब शामिल किया गया? प्रश्न तो कहीं से भी आ सकता है ना। आप तो इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि आपसे कहीं प्रश्न लड़े तब भी आप उसको पार कर देंगे। ठीक है, 1997 और 1999। ठीक है, तो देखिए ब्रश्नोई को 1984 में सदस्य बनाया गया। उसके बाद वियतनाम को 1985 में, म्यांमार की बात करें, लाओस की बात करें 1997 में, और कंबोडिया की बात करेंगे तो 1999 में सदस्य बनाया गया था। ठीक है, तो आसियान की जो 20वीं जो सम्मेलन की जो बैठक है, तो 20वीं सम्मेलन की जो बैठक है वो कहाँ पर आयोजित की गई आपके? ठीक है, कहाँ पर आयोजित की गई आपके?
इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की बात करेंगे तो बहुत ही फेमस आपके द्वीप हैं, यानी कि जावा द्वीप इंडोनेशिया में है। और आपकी अगर बात करेंगे सेमेरू, जो सेमेरू द्वीप है वो भी आपके कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है। और सेमेरू ज्वालामुखी भी है और सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में आता है, यानी कि इसमें हमेशा क्या होता रहता है, इसमें हमेशा उद्गार होता रहता है। सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में आता है आपका। तो भारतीय आर्थिक जो बैठक थी 2023 में, वो कहाँ आयोजित की गई, वो आपके इंडोनेशिया में आयोजित की गई थी। कहाँ पर आयोजित की गई थी, इंडोनेशिया में आयोजित की गई थी। ये आप लोग इसको याद रखिएगा, जितने भी देश लिखे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि जितने भी देश यहाँ पे लिखे हैं, क्या सबकी कैपिटल करेंसी आपको याद है? क्या आप सबकी कैपिटल करेंसी को बता सकते हैं? बताइएगा, सबकी कैपिटल करेंसी को बता सकते हैं, यस या नो? ठीक है, तो इस बेस पे आप याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा आपका, इंडोनेशिया। ठीक है, सबकी कैपिटल करेंसी अगर नहीं पता आप लोगों को तो आप कृपया करके इसको बताइएगा कि कितनी कैपिटल करेंसी हमारे हैं यहाँ पर। ठीक है, कितनी हमको याद है। कह रहे हुन मैनेट को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? पहली बात तो नाम याद रख लीजिएगा, हुन मैनेट किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? ठीक है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम या कंबोडिया? इंडोनेशिया की कैपिटल है आपके जकार्ता। क्या कैपिटल है आपके, जकार्ता कैपिटल है। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। और कंबोडिया की कैपिटल है नामपे। ठीक है, ये इसकी कैपिटल हो गई। तो हुन मैनेट जो है वो किस देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रश्न हमसे ये पूछा गया, किस देश के प्रधानमंत्री हैं, कंबोडिया के। तो कंबोडिया के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, कंबोडिया के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए आपका। ठीक है, कंबोडिया में एक मंदिर है जिसे हम कहते हैं अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट टेम्पल बहुत आता है पेपर में कि भाई विश्व में भगवान विष्णु का सबसे बड़ा टेम्पल किस देश में है? विष्णु भगवान को समर्पित है। पूछा जाता है कि भगवान विष्णु का सबसे बड़ा टेम्पल है, उसका नाम क्या है, अंकोर वाट। कहाँ पर है, तो भाई कहाँ पर है आपके, ठीक है, कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है आपके, कंबोडिया में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा टेम्पल है आपके कंबोडिया। किसको समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। फिर देखिएगा, विश्व में एक ऐसा मंदिर भी है जिसमें कोई मूर्ति नहीं है। विश्व में एक मंदिर ऐसा भी है जिसमें कोई मूर्ति नहीं है, उसे कहते हैं हम लोटस टेम्पल। तो लोटस टेम्पल नाम है उसका। ठीक है, लोटस मंदिर कहते हैं इसे। एक ऐसा मंदिर है जिसमें कोई भी मूर्ति नहीं है। ये जो संबंध रखता है, भाई धर्म से संबंध रखता है। जो भाई धर्म के लोग होते हैं वो मूर्ति की पूजा ना करके पुस्तकों की पूजा करते हैं। मूर्ति की पूजा ना कर किसकी पूजा करते हैं, पुस्तकों की पूजा करते हैं। और इसी कारण इसमें क्या मिलेंगी आपको, पुस्तकें मिलेंगी। और अगर हम चलेंगे इसकी ओर तो ये किसका प्रतीक होगा, शांति का प्रतीक होगा। ठीक है, किसका प्रतीक होगा, शांति प्रतीक होगा। देखिएगा, क्वेश्चन से क्वेश्चन बनते हैं, उनके आंसर स्टूडेंट को देने पड़ते हैं। क्वेश्चन से क्वेश्चन बनेगा, आंसर स्टूडेंट को देना पड़ेगा। बताइएगा, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब बनाते हैं? सितंबर माह में ही बनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब बनाते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब बनाते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस बनाते हैं 21 सितंबर को। याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब बनाते हैं, 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस बनाते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र ने किस राज्य में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को मंजूरी प्रदान की है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या असम? तो पूछ रहा है कि धौलपुर जो करौली जो है उसको किस राज्य ने कहा है भैया मंजूरी प्रदान कर दी टाइगर रिजर्व की? आप लोगों को पता होगा, मैंने कई बार बताया है कि उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं। कितने टाइगर रिजर्व हैं उत्तर प्रदेश में? 4 टाइगर रिजर्व हैं उत्तर प्रदेश में। कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं उत्तर प्रदेश में? तो देखिएगा, सबसे पहले तो दुधवा,
टाइगर रिजर्व है। उसके बाद आपका जो टाइगर रिजर्व बना है, ठीक है, एक टाइगर रिजर्व आपके बिजनौर में है। तीसरे टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, और आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व है। ठीक है, रानीपुर टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और दूसरे की बात करेंगे तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है। तो उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व है। ये आपके लखीमपुर खीरी के अंतर्गत आता है, लखीमपुर खीरी के अंतर्गत आता है। ये आपका बिजनौर, पीलीभीत, पीलीभीत के अंतर्गत आता है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत के अंतर्गत होगा। और रानीपुर टाइगर रिजर्व आपके चित्रकूट में आता है। किस कूट में आता है? इलाहाबाद में आता है, चित्रकूट में। तो उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व है। तो ये जो टाइगर रिजर्व है ये आपके कहाँ का है? राजस्थान का है। तो राजस्थान में कुल मिलाकर अब 5 टाइगर रिजर्व हो गए। कितने? 5। पांचवा कहाँ पर बना है? तो पांचवा बना है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, जो है वो आपका 5वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो ये प्रश्न ये भी बनता है कि उत्तर प्रदेश मतलब राजस्थान का कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो 5वां है। तो इससे पहले भी तो 4 टाइगर रिजर्व रहे होंगे ना, 4 टाइगर रिजर्व रहे होंगे ना। तो भाई वो भी तो 4 टाइगर रिजर्व होंगे ना, जो कौन कौन से हैं टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो वो भी टाइगर रिजर्व रहे होंगे, जैसे रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, मुकुंदरा एक टाइगर रिजर्व है। ठीक है, सरिस्का अभी मैंने आपको बताया था, सरिस्का ये भी तो टाइगर रिजर्व है। क्या एक टाइगर रिजर्व के आप लोग बताएंगे? तो एक टाइगर रिजर्व अगर आप लोगों को बता दें भी ठीक है, वरना भी करंट अफेयर्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। क्या होगा? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। तो भाई देखिएगा, उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्वों की संख्या कितनी है? 4। राजस्थान में टाइगर रिजर्वों की संख्या कितनी है? 5। जिसमें 5वां बनाया गया धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को बनाया गया, जो कहां पर बना? राजस्थान के एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें बनाया गया, उसका डिस्ट्रिक्ट का नाम है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़। राजस्थान में कितने जिलों की संख्या है? तो राजस्थान में जिलों की जो संख्या है वो 33 है। लोकसभा सीटें 25 हैं और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर राज्य की लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें, उसमें जिलों की संख्या पता होनी चाहिए। तो राजस्थान में टोटल मिलाकर आप कितने टाइगर रिजर्व हो गए? 5। 5 के आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, मुकुंदरा, सरिस्का, रणथंभौर, और आपका सबसे अंतिम क्या होगा आपका? ठीक है, देखिएगा जो आपके 5 लिखे हैं, रामगाड़ी विषधर। ठीक है, रामगढ़ विषधारी ये आपका होगा, जो अभी करंट में हमारे बना है। कौन से नंबर का है? तो ओवरऑल हमारे कितने हो गए हैं? 53 हो चुके हैं ओवरऑल। और राजस्थान में कितने मिल गए हैं? राजस्थान को 5 मिल गए हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा बिल्कुल भी। ठीक है, एक एक प्रश्न का डिटेल सोल्यूशन है, देखिएगा आपके पेपर में जरूर मिलेगा, यहाँ से प्रश्न हट नहीं सकते। ठीक है, करंट अफेयर्स तो आपने बहुत सारे लोगों से पढ़ी होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं करंट अफेयर्स मिलेगी तो यहीं से मिलेगी, वरना किसी किताब से नहीं मिलेगी। ठीक है, वरना किसी किताब से नहीं मिलेगी, ये आप लोग देख चुके होंगे। डीओडीओ की पुनर्गठित और पुनः प्रवासित भूमिका के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल समिति का गठन किया गया? तो किसकी अध्यक्षता में पैनल समिति का गठन किया गया? ठीक है, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि डीओडीओ क्या है। डिफेंस डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म है आपकी ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय की बात करेंगे तो डीओडीओ का मुख्यालय है आपके न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1958 को की गई थी। तो भारत में एक स्पेस एजेंसी है, रक्षा मंत्रालय के
अंतर्गत कार्य करती है। और भारत में इसी प्रकार की दूसरी स्पेस एजेंसी भी है जो आपके इसरो है, और इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। मुख्यालय आपके कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। और इसी प्रकार का एक और भी है आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये भी आपकी है। ये कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। अब किसी झील के किनारे है? ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो भाई एक झील के किनारे है जिसे कहते हैं पुलिकट झील। क्या कहते हैं? पुलिकट झील। तो आपके रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्पेस एजेंसी के रूप में भारत में ये 3 संगठन कार्य करते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा संगठन है नासा, जिसका हेड ऑफिस आपके वाशिंगटन डीसी में है। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में इसका हेड ऑफिस है, जो विश्व की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है। इसकी अगर बात करेंगे तो भारत में 3 आपकी स्पेस एजेंसी के रूप में कार्य करती हैं। तो डीओडीओ की जो पुनर्गठन और पुनः परिभाषित भूमिका के लिए किसके अध्यक्षता में पैनल का गठन किया गया? तो किसकी अध्यक्षता में किया गया? के विजय राघवन की अध्यक्षता में। इसको आप सिर्फ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बलनाहरन फॉर्मेट में पूछा जाएगा। ये आपके संगठन है। ठीक है, नासा का आप लोग पता ही है कहां पर है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन 1958 में स्थापना हुई थी। और अगर बात की जाएगी इसकी कि भाई कहां पर है, तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है, यूनाइटेड नेशन में है आपका। ठीक है, ओके, अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। किस राज्य सरकार ने मानव संपदा पोर्टल को लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने मानव संपदा पोर्टल को लॉन्च किया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एकदम पेपर में छपने वाला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। अब आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि भाई इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश की अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में अभी हमने टाइगर रिजर्व को देखा था। अब उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो बहुत ही फेमस हैं, जिन्हें हम कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर की बात करेंगे तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल यहाँ की क्या है? गवर्नर है। और अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश का डीएलआर, अगर आप लगातार हमारे साथ करंट अफेयर्स की क्लास को देखते हैं तो आपको पता होगा कि डीएलआर का मतलब क्या होता है। जिलों की संख्या कितनी है? डी से डिस्ट्रिक्ट, जिले कितने हैं? तो 75 जिले हैं। 80 लोकसभा की सीटें हैं, एल से लोकसभा की सीटें और आर से राज्यसभा की सीटें। तो डीएलआर नंबर कितना है आपका? 75 80 31। 75 80 31, जिससे आपको प्रत्येक राज्य का डीएलआर नंबर याद करना पड़ेगा। और बात करेंगे विधान परिषद की भी सीटें हैं। विधान परिषद की 100 सीटें हैं और विधानसभा की जो सीटों की संख्या है वो आपके 403 प्लस 1। ये विधानसभा की सीटों की संख्या है। ठीक है, तो विधानसभा की सीटों की संख्या है। विधान परिषद 100 है, विधानसभा 403 प्लस 1 है। लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा हैं पूरे भारतवर्ष में, 80 सीटें हैं। राज्यसभा की सीटें भी सबसे ज्यादा हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन राज्यसभा सीटों का आवंटन किस आधार पर किया जाता है? ये प्रश्न बहुत आता है कि राज्यसभा सीटों का आवंटन किस आधार पर किया जाता है। राज्यसभा को आरएस लिख लेते हैं। तो किस आधार पर किया जाता है? राज्यसभा सीटों का आवंटन जो है भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची में जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में 4थी अनुसूची में राज्यसभा सीटों का आवंटन किया गया है। और किस आधार पर किया जाता है? तो राज्यसभा सूची के अंतर्गत, यानी कि 4थी सूची के अंतर्गत राज्यसभा सीटों का जो आवंटन है वो उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है आपके, लगभग में 22 से 23 करोड़ जनसंख्या है। तो उसी आधार पर कितनी राज्यसभा की सीटें हैं आपकी? 31 सीटें राज्यसभा की हैं। ठीक है, तो आवंटन किस आधार पर करेंगे? 4थी अनुसूची के अंतर्गत करेंगे। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? तो भारतीय संविधान में कुल जो अनुसूचियों की संख्या है वो आपके 12 है। ठीक है,
क्योंकि मूल संविधान में अनुसूची जो थी वो आपकी 8 थी, 4 अनुसूची और बढ़ा दी गई हैं। ठीक है, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूची को बढ़ा दी गई, तो कितनी अनुसूची हो गई टोटल मिला के? आपकी 12 अनुसूची आपके कंप्लीट हो गई। ठीक है, अगला है किसकी अध्यक्षता में गिफ्ट आईएफएससी में भारतीय नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञों की समिति ने आईएफएससी को अपनी रिपोर्ट दी है। तो किसको बढ़ावा देने के लिए आईएफएससी ने अपनी रिपोर्ट दी है? ठीक है, किसको बढ़ावा देने के लिए आईएफएससी ने नवाचार को बढ़ावा, इनोवेशन के लिए अपनी रिपोर्ट दी है? तो उसके अध्यक्ष कौन बने हैं, ये पूछा गया प्रश्न। जी पद्मनानाथ, जी पद्मनानाथ क्या बने हैं, उसके अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है ना नहीं मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। ये प्रश्न आएगा पेपर में, छपने वाला प्रश्न है, बिल्कुल छप के रहेगा ये प्रश्न। कह रहे हाल ही में किस राज्य सरकार ने 18 अटल आवासीय विद्यालयों को मंजूरी प्रदान की है? तो आवासीय विद्यालयों के लिए ये जो मंजूरी प्रदान की है, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। किसने की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए कितना रुपया लिया है, आवंटन किया है? तो 1250 करोड़ रुपए दिया है। ये पॉइंट याद रखिए, कितना रुपए? 1250 करोड़ रुपए दिया गया है उत्तर प्रदेश। अभी हमने उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ाई था, तो मूव करते हैं अगले प्रश्न की, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस देश ने पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ईयर अवार्ड ऑनर से सम्मानित किया है? ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है, यानी कि किस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री को हाल ही में अभी सम्मानित किया है? किसने सम्मानित किया है? नरेंद्र मोदी जी हमारे भारतीय प्रधानमंत्री हैं। किस देश ने किया है? यूनान ने। यूनान अगर पेपर में नहीं लिखे आएगा तो क्या लिखे आएगा? आपके ग्रीस। ठीक है, इसने लॉन्च किया है। इसने प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं हमारे, बहुत ही पॉपुलर है, इंस्टाग्राम पे भी बहुत ही ज्यादा फेमस है हमारे प्रधानमंत्री। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग, यूनान देश के अकॉर्डिंग उनको सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है हमारे नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, किस राज्य सरकार ने 1 लीटर से कम की प्लास्टिक की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है? यानी कि 1 लीटर से अधिक जो प्लास्टिक की बोतलें हैं उनको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। किस सरकार ने करा है? तो असम सरकार ने किया है। अभी हाल ही में किस सरकार ने किया है? असम सरकार ने किया है। ठीक है, ठीक है, असम सरकार ने किया। असम में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जिसे कहते हैं कामाख्या देवी टेम्पल। कामाख्या टेम्पल जो है वो आपके कहाँ पर है? असम में है। ठीक है, असम में कई सारे नेशनल पार्क भी हैं, जैसे नामेरी नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में। मानस नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पटकाई नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। ये वो मैं नेशनल पार्क बता रहा हूं जो अभी तक पेपर में कई बार पूछे गए हैं। ये सब कहाँ पर है? ये सब आपके असम में है। कहाँ पर है? असम में। कामाख्या देवी टेम्पल जो है वो आपके कहाँ पर है? असम में। अब मुख्यमंत्री, यानी कि राज्यपाल, लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें, जिलों की संख्या, विधानसभा की सीटें, ये सब आप ही को याद करनी है। मैं आपको 2 वीडियो में बहुत कुछ बता चुका हूँ करंट अफेयर्स की। ठीक है, अब मैं 9 क्वेश्चनों के साथ शुरुआत करता हूँ आप लोगों के। ठीक है, तो असम देखिएगा, अगर बात करें कि असम की सीमा जो है वो भी आपके भारतीय राज्य से लगती है, तो असम की सीमा किससे लगेगी? त्रिपुरा से लगेगी। ठीक है, अगर इसमें मैं प्रश्न एक बना दूं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ऐसा है जो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता? जो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता, ऐसा कौन सा है? तो आप बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता। तो उससे पहले तो पता होनी चाहिए ना कि बांग्लादेश की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है। तो बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है, 4096.7 किलोमीटर की। कहाँ से लगेगी? असम से लगेगी, मिजोरम से लगेगी, मेघालय, त्रिपुरा से लगेगी, और कहाँ से लगेगी? पश्चिम बंगाल से लगेगी।
और पश्चिम बंगाल से लगेंगी। तो असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल से लगती है आपकी सीमा। किसकी सीमा लगती है? बांग्लादेश की, जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। तो देखिएगा, इससे भी लगी, मिजोरम से भी लगी, असम से भी लगी, आपके उड़ीसा से नहीं लगेगी। तो इसका आंसर भी जीके में क्या हो सकता था? उड़ीसा हो सकता था, और आएगा आपके पेपर में। ठीक है, अब देखिएगा नीरज चोपड़ा से संबंधित प्रश्न है कि नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलीट चैंपियनशिप में पुरुषों की कौन सी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर बुडापेस्ट में भारत का नाम रोशन किया है? तो भाई नीरज चोपड़ा क्या खेलते हैं? सभी लोगों को पता है। क्या फेंकते हैं? भाला फेंकते हैं। अब भाला फेंक दिवस इन्हीं की याद में बनाया गया, जब इन्होंने जीता था। कब बनाते हैं हम? 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी बनाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? तो हरियाणा के रहने वाले हैं। अभी इन्होंने जीता था वहां पर पुरस्कार। प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? इसे क्या बोलते हैं? प्रवर्तन निदेशालय को बोलते हैं ईडी। क्या बोलते हैं? ईडी। किसने संभाला अभी? संजय मिश्रा ने, राहुल नवीन, अनिल शर्मा ने, दीपक शर्मा ने। किसने संभाला है? तो राहुल नवीन ने अभी इस कार्यकाल को संभाला है। ठीक है, अंतरिक्ष अनुसंधान ने आदित्य एल फर्स्ट का उपयोग किसके लिए किया है? तो आदित्य एल फर्स्ट का उपयोग जो है वो किसके लिए किया है? बृहस्पति के लिए, सूर्य के लिए, चंद्रमा के लिए, मंगल के लिए। मंगल को कहते हैं लाल ग्रह। मंगल को कहते हैं लाल ग्रह कहते हैं। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपका? बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, यानी कि पृथ्वी का एक उपग्रह है। और शुक्र व बुध दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसका आंसर होगा सूर्य। सूर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सूर्य का अध्ययन कहलाता है हेलियोसिस्मोलॉजी। हेलियोसिस्मोलॉजी सूर्य का अध्ययन कहलाता है। और सूर्य में बात करेंगे सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी। और अगर बात करते हैं कि सूर्य की अगर बात करते हैं तो सूर्य में दो गैसें होती है। एक तो होती है हाइड्रोजन और एक होती है हीलियम। तो हमारा जो प्रकाश है वो दो गैसों का मिलता है, एक तो हीलियम, दूसरा हाइड्रोजन। हीलियम की बात, हाइड्रोजन की बात करेंगे 75% और हीलियम की बात करेंगे 25%। ठीक है, अब अगर ओवरऑल इसमें अगर देखेंगे तो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उन्हें कौन सी परत अवशोषित करती है? ओजोन परत अवशोषित करती है। और ओजोन परत जो है वो आपकी किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत जो है वो आपके किस मंडल में पाई जाएगी? तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है तो सूर्य हमारा बनता है। तो आदित्य एल मिशन का उपयोग किसके लिए किया गया? सूर्य की देखरेख के लिए एक मिशन का उपयोग किया गया है। और सूर्य का प्रकाश जो है, यानी कि ये सूर्य है, इसका प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी तक आने में सूर्य का प्रकाश 500 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 500 सेकंड। कह सकते हैं कि 8 मिनट 20 सेकंड का भी समय लगता है। 500 सेकंड बोले या 8 मिनट 20 सेकंड बोले, बात एक ही है। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में हमें कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक लाने के लिए। ओके, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक लाने के लिए हमें कितना समय लगता है? किस महान खिलाड़ी की जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में बनाते हैं? इसकी शायद जरूरत नहीं होगी, सभी को पता है। किस महान खिलाड़ी के रूप में बनाते हैं? मेजर ध्यानचंद। कब बनाते हैं? 29 अगस्त को बनाते हैं। ठीक है, कब बनाते हैं? तो 29 अगस्त को बनाते हैं, मेजर ध्यानचंद की याद में। ब्राइट स्टार अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ब्राइट स्टार अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? मिस्र के काहिरा में, चीन के हेनॉन में, अफगानिस्तान के काबुल में, या सिंगापुर के सेंटोसा में। ठीक है, तो देखिएगा क्या है हमारा कि भाई ब्राइट स्टार अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? मिस्र के काहिरा में।
मिस्र की कैपिटल है काहिरा। और अगर बात करेंगे मुद्रा क्या है, तो मुद्रा है आपके पाउंड। क्या है? मुद्रा पाउंड है। ठीक है। चीन की कैपिटल है बीजिंग, मुद्रा की बात करेंगे युआन या रिनमिनभी। ठीक है। चीन की कैपिटल है बीजिंग, मुद्रा की बात करेंगे तो या तो युआन है, दूसरी या तो रिन मिन भी। ठीक है, मुद्रा है। ठीक है। अफगानिस्तान के काबुल यानी काबुल कैपिटल है, सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी ही है। तो ब्राइट स्टार अभ्यास में कितने देश भाग ले रहे हैं, तो 34 देशों ने भाग लिया। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कितने देशों ने भाग लिया, तो 34 देशों ने क्या लिया, भाग लिया था। ठीक है। तो रिन बिन भी क्या हुआ, रिन बिन भी। ओके। ठीक है। चलिए, कैसा लग रहा है आपको सेशन? उम्मीद करता हूं कि काफी सही रहा होगा, है ना। अभी तो चल ही रहे हैं, अभी तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बचे हुए भी हैं आपके। अब आप बस बने रहिएगा। हाल ही में दादी प्रकाश मणि की स्मृति में डॉक टिकट किसने जारी किया है? तो भाई किसने जारी किया है, ये देखिएगा, सब बड़े बड़े नाम हैं आपके। जितने बड़े नाम हो सकते हैं उसमें उतने बड़े नाम है इसमें। ठीक है। जैसे राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होगा, तो भारत का प्रथम नागरिक होगा तो राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कौन सा आर्टिकल बताता हमको, 52। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। कौन सा आर्टिकल बताता है, 52। ठीक है। कौन है हमारे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू। आंसर क्या होगा, द्रौपदी मुर्मू। नरेंद्र मोदी कौन है हमारे, प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री जो है हमारे, किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 75। ठीक है, जो भी आपको ऑप्शन में मिल जाए। तो 74 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जा सकती है। गृह मंत्री हमारे अमित शाह, होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री। इलेक्शन जीते हुए हैं, लोकसभा एमपी हैं, कहां से, गांधीनगर। तो लोकसभा एमपी के पास पावर ज्यादा होती है, क्योंकि किसको रिप्रेजेंट करेगा, सिटी को रिप्रेजेंट करेगा, तो गांधीनगर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्मृति ईरानी हमारी टेक्सटाइल मिनिस्टर यानी कि कपड़ा उद्योग मंत्री हैं। देखिएगा, बड़े बड़े नाम दिए गए थे इसमें, कपड़ा उद्योग मंत्री हैं हमारी। तो आंसर क्या होगा, द्रौपदी मुर्मू। भारत के राष्ट्रपति कौन है इस टाइम पे, आपके द्रौपदी मुर्मू हैं। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ की राज्यपाल थी, तो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की राज्यपाल थी। कहाँ की राज्यपाल थी, ठीक है, झारखंड की राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू। किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बैक टू स्कूल स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है? तो भाई बैक टू स्कूल, आ जाओ भाई, स्कूल चले, स्कूल चले हम, उत्तर प्रदेश सरकार, स्कूल चले हम, उत्तर प्रदेश सरकार। इसमें पूछा गया बैक टू स्कूल स्वास्थ्य जागरूकता अभियान किस देश ने लॉन्च किया है? तो भाई आपसे मैं एक प्रश्न पूछूंगा कि भाई कोप, COP, कोप 28 का अध्यक्ष कौन बना? कौन सा देश कोप का अध्यक्ष बना? संयुक्त अरब अमीरात। प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोप 28 का अध्यक्ष कौन बना? संयुक्त अरब अमीरात बना। और इसका स्कूल टू बैक कौन? संयुक्त अरब अमीरात। दुबई क्या है, इसका एक शहर है। ठीक है, आंसर क्या होगा, संयुक्त अरब अमीरात होगा। ठीक है। स्वास्थ्य मंत्रालय है ना, एक विश्व स्तर पर एक संगठन है जिसे कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो स्वास्थ्य से संबंधी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बात करेंगे कब स्थापना हुई, 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई। मुख्यालय की बात करेंगे तो जिनेवा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में क्या है इसका मुख्यालय। सदस्य देशों की बात करेंगे तो सदस्य देश हैं 194। 194 देश के हैं इसके सदस्य हैं। ठीक है। तो ये अपनी सहायता जो देता है वो कितने देशों को देता है, तो 194 देशों को ही ये अपनी सहायता देता है, इससे ज्यादा देशों को ये सहायता नहीं देता। ठीक है। तो 194 देशों को सहायता देता है।
कह रहे G20 मंत्रियों की बैठक के प्रतिनिधियों के सम्मान में सूर्य वसुधा का प्रदर्शन किस शहर में किया गया? याद रखिएगा, ठीक है, क्या है? सूर्य वसुधा का प्रदर्शन किस शहर में किया गया? तो किस शहर में किया गया सूर्य वसुधा का प्रदर्शन? वाराणसी, नई दिल्ली, कोलकाता या जयपुर? कहां पर किया गया था? तो सूर्य वसुधा का जो सम्मेलन है वो कहाँ किया गया था? आपके वाराणसी में। ठीक है, कहां पर किया गया? आपके वाराणसी में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 84 घाटों की भूमि बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? 84 घाटों की भूमि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो 84 घाटों की भूमि के नाम से भी जानते हैं किसको? वाराणसी को जानते हैं। तो वाराणसी में जो हमारा अशोक ने एक स्तूप बनाया था जिसे कहते हैं सारनाथ, तो सारनाथ स्तूप जो है वो कहां पर है? आपके वाराणसी में है। तो सारनाथ को ऋषि पतन के नाम से भी जानते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था, यानी कि ऋषि पतन में सबसे पहला उपदेश दिया था किसने? महात्मा बुद्ध ने। ठीक है, तो याद रखिएगा महात्मा बुद्ध ने दिया था पहला उपदेश अपना, कहां पर? यहीं पर। ठीक है, तो ऋषि पतन में पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी यानी कि कपिलवस्तु नेपाल में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, दिल्ली की बात तो हम कर ही चुके हैं कई बार। मैंने आपको बताया कि दिल्ली से अब बन गया एनसीआर दिल्ली, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बन गया, यानी कि दिल्ली से एनसीआर दिल्ली बन गया। किस संशोधन के द्वारा बन गया? तो 69 संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बन गया है। बना कब से? 1992 से। पूछा जाएगा किस संशोधन के द्वारा बन गया दिल्ली से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली? तो 69 संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग बन गया था। ठीक है, किस संशोधन के द्वारा? 69 संविधान संशोधन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन और स्वास्थ्य बीमा कवरेज को विस्तारित किया है? तो किस राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन बढ़ाया है और स्वास्थ्य बीमा कवरेज को विस्तार किया है? किस राज्य ने किया है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या बोले तो राजस्थान? किस राज्य सरकार ने? तो भाई राजस्थान ने ऐसा किया है। अभी हमने राजस्थान के बारे में बहुत सारे फैक्ट पढ़े थे। अब उसके बाद हम पढ़ लेते हैं राजस्थान में एक फेमस चोटी है जिसे कहते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला। तो देखिएगा अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो विश्व वह भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला। अगर मैं यहाँ पे विश्व बोलूं तो मुझे भारत बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर विश्व की होगी तो भारत की तो ऑटोमेटिकल होगी। तो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। कितनी? 570 मिलियन वर्ष पुरानी है और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू की पहाड़ियों पर स्थित है। माउंट आबू की पहाड़ियां भी कहाँ है? आपके राजस्थान में है। तो माउंट आबू की पहाड़ियों पर इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसे कहते हैं गुरु शिखर। किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम जानते हैं गुरु शिखर के नाम से। ऊंचाई की बात करेंगे तो 1722 मीटर। अब पेपर में पहली ना पूछ के दूसरी पूछ ली कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी बताइए अरावली पर्वत श्रृंखला की, तो आप देखिएगा दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली की बात करेंगे तो गुरु शिखर पहली चोटी है 1722 1592। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो एक प्रकार के कैसे पर्वतों की श्रृंखला में आते हैं? तो आपके अपशिष्ट पर्वतों की श्रृंखला में आते हैं। हिमालय एक बलित पर्वत है लेकिन अरावली आपके अपशिष्ट पर्वत है। ठीक है, कौन से पर्वत हैं? आपके अपशिष्ट पर्वत है अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला में एक मंदिर स्थित है जिसे कहते हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो अगर मैं जैन ना लिखूं यहाँ पर तो आप लोग समझोगे नहीं, इसीलिए प्रश्न पूछा था कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो किन पत्थरों से बना है? बलुआ पत्थर से बना है और जैन धर्म से संबंध रखता है। किसने बनवाया था इसे? तो बिमल शाह ने बनाया था। कहाँ पर है? तो आपके माउंट आबू की पहाड़ियों पर स्थित है।
कहाँ पर स्थित है? आपके माउंट आबू की पहाड़ियों पर स्थित है और इसे विमल शाह ने बनवाया था। तो प्रश्न एक और बनता है कि माउंट आबू की पहाड़ियां भाई फिर क्या है? तो माउंट आबू की पहाड़ियां भी आपके कहाँ पर हैं? राजस्थान में है। और राजस्थान, गुजरात, पंजाब और आपके साथ सीमा बनाती है, दिल्ली के साथ सीमा बनाती हुई आती है। 800 किलोमीटर पर्वत श्रृंखला है, जिसमें दिल्ली को सबसे ज्यादा अगर ऑक्सीजन कोई देने वाला व्यक्ति है, व्यक्ति ही कह सकते हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या? अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रदान करती है आपको कहां पर? दिल्ली में। कारण भारत स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2023 किसे मिला है? ये प्रश्न तो आप लोगों को पता ही होगा किसे मिला। इंदौर को मिला है। और इंदौर में किसे? मध्य प्रदेश को मिला है। किसे मिला है? मध्य प्रदेश को मिला है। बहुत अच्छा प्रश्न बताऊंगा मध्य प्रदेश से। आपने एक नाम सुना होगा, विश्व विरासत सूची। ठीक है, बिल्कुल नए नए प्रश्न बताऊंगा। विश्व विरासत सूची, विश्व विरासत सूची, विश्व विरासत सूची में मध्य प्रदेश के 3 स्थल शामिल हैं। देखिएगा, विश्व विरासत सूची में मध्य प्रदेश के 3 स्थल शामिल हैं, जिसमें सबसे पहले खजुराहो के मंदिरों को शामिल किया गया। खजुराहो के मंदिरों को शामिल किया गया, जिसमें सबसे पहले कब शामिल किया गया खजुराहो के मंदिर को? तो 1986 में। और खजुराहो के मंदिर का जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था? चंदेल शासकों ने। तो चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था। उसके बाद में अगर बात करें कि दूसरे पे कौन है, तो सांची। कौन? सांची का स्तूप, जिसका निर्माण अशोक ने कराया था और इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया 1989 में। और उसके बाद अगर तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, तो देखिएगा, तीसरे की बात करते हैं तो आपकी भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन के अब्दुल्लागंज डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं और आपके 2003 में शामिल किए गए। तो मध्य प्रदेश के 3 स्थल ऐसे हैं जिन्हें विश्व विरासत सूची में दर्जा प्राप्त। तो मध्य प्रदेश के 3 स्थल ऐसे हैं जिन्हें विश्व विरासत सूची में दर्जा प्राप्त है, और वो तीनों आपके सामने भी हैं। वो तीनों आपके सामने भी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हमने क्या देखा? मध्य प्रदेश। आपको मैं हर राज्य से एक ऐसा प्रश्न बताऊंगा जो आपके पेपर में आएगा ही आएगा, जिसको हटा नहीं सकते हम पेपर में। ठीक है, तो विश्व विरासत सूची की बात करेंगे तो विश्व विरासत दिवस कब बनाते? तो विश्व विरासत दिवस हम मनाते हैं 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को हम विश्व विरासत दिवस के रूप में बनाते हैं। ठीक है, भारत में अभी तक आपके 42 स्थल शामिल हो चुके हैं। पहले 40 थे, अब 42 हो गए। बताइएगा कि 41वां और 42वां स्थल जो है भारत में कौन है? 41वां मैं आपको बता, पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन। 41वां स्थल जो है वो क्या है? पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन। पढ़ाऊंगा मैं आगे आपको। पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन, ये पहला आपका कौन सा है? ये जो है आपका 41वां। 42वें का नाम बताइएगा, 42वें का नाम कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। यूनेस्को का 42वां स्थल कौन सा है? विश्व का पहला 7 मिनट से कैंसर उपचार जैव किस देश ने शुरू किया? यानी कि विश्व का पहला देश बताइए जिसने 7 मिनट में कैंसर का उपचार शुरू कर दिया है। तो 7 मिनट में कैंसर का उपचार, कैंसर दिवस कब बनाते? ठीक है, 4 फरवरी को। 4 फरवरी को हम कैंसर दिवस मनाते हैं। 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाते हैं, कैंसर डे बनाते हैं। ठीक है, तो 7 मिनट में कैंसर का उपचार कर दीजिए। कौन कर सकता है? इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, या बोले तो लंदन, इन्होंने उपचार कर दिया 7 मिनट में। कह रहे मछुआरों की सुरक्षा के लिए इसरो द्वारा विकसित उपकरण का नाम बताइए। इसरो द्वारा विकसित उपकरण का नाम बताइए, मछुआरों के लिए विकसित किया गया। देखिएगा, मछुआरों के लिए, जो मछली पकड़ते हैं ना, उन्हें कहते हैं मछुआरों की सुरक्षा के लिए इसरो द्वारा एक विकसित उपकरण दिया गया, जिसका नीदकारा में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अब एक देखिएगा, ये आपका प्रश्न भी है। नीदकारा यानी कि जो उपकरण है ये आपका किसका है? तो जो उपकरण है ये आपका किसका है? इसरो ने लॉन्च किया। तो प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि जो इसका आंसर पहले देख लेते हैं क्या होगा। नाव मित्र,
अब प्रश्न पूछेगा नवमित्र जो उपकरण है वो किससे संबंधित है? मछुआरों संबंधित है। ठीक है, किसने लॉन्च किया? तो इसे इसरो ने लॉन्च किया। ठीक है, इस प्रकार से भी हम बन सकते हैं, किसने लॉन्च किया? तो इसरो ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, पहला पॉइंट तो यहां से हो गया। इसरो ने जब इसको लॉन्च किया, ठीक है, तो इसरो के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो मछुआरे क्या पकड़ते हैं? मछली। मछली के उत्पादन से एक क्रांति संबंधित है, जिसे क्या कहते हैं? नीली क्रांति। ठीक है, नीली क्रांति। नीली क्रांति का जनक किसे कहते हैं? हीरालाल चौधरी। हीरालाल चौधरी को नीली क्रांति का जनक कहते हैं। नीली क्रांति मतलब मत्स्य उत्पादन। ठीक है, और नीली क्रांति की जो शुरुआत हुई है वो सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति की शुरुआत की गई, यानी कि 1980 से लेके 1985 से लेके 1990 के तहत नीली क्रांति की शुरुआत की गई। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में नीली क्रांति की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसके लिए जो आंसर होगा वो क्या होगा? नवमित्र। उस ऑपरेशन का नाम बताइए जो क्यूए ऑकबोट मेलवेयर नेटवर्क को नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? इसको नष्ट कर देता है। उस ऑपरेशन का नाम आपको बताना है। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन डक हंट। ऑपरेशन डक हंट। ठीक है, क्या होगा? ऑपरेशन डक हंट। पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला राजनायक कौन बनी है? तो भाई प्रमुख बनने वाली पहली महिला राजनायक कौन बनी है? गीतिका श्रीवास्तव, अनामिका पुरी, दीपिका गोयल या सुनीता शाह? सुनीता शाह क्या अमित शाह की पत्नी है? बताइएगा, अमित शाह की पत्नी है नहीं है? ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, यही प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न नहीं आएंगे, यही प्रश्न आपके पेपर में आएंगे 100%। हाँ, इनको भी हटाने वाला यहाँ से नहीं है, तो इन प्रश्नों को ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो क्या होंगी आपकी? गीतिका श्रीवास्तव। क्या होंगी? गीतिका श्रीवास्तव। ठीक है, पाकिस्तान के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था पूरी तरह से। सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन यात्रा के लिए एशिया विकास बैंक ने किस शहर को 3.32 रुपए का अनुदान दिया है? बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद या बंबई? तो सार्वजनिक सुरक्षा यानी कि सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन के लिए एशिया विकास बैंक की बात है तो एडीबी बैंक का मतलब है एशियन डेवलपमेंट बैंक। यही तो इसका मतलब है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस शहर को सार्वजनिक परिवहन के लिए 3.2 करोड़ का अनुदान दिया है? तो उससे पहले अगर बात करें 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय की बात करेंगे तो मनीला फिलीपींस में इसका क्या हेड ऑफिस है? मनीला फिलीपींस में इसका हेड ऑफिस है। किसका? एडीबी बैंक का। और अगर बात करेंगे कितने सदस्य देश हैं, तो सदस्य देशों की जो संख्या है वो आपके 68 देश सदस्य हैं। किसके? एडीबी बैंक में। तो एडीबी बैंक जो बात करेगी वो सिर्फ 68 देशों के साथ करेगी, बाकी कितने देश हैं ये मतलब नहीं रखता। तो किसको दिया है? हैदराबाद को दिया है। हैदराबाद की बात करेंगे किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे। ठीक है, किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है आपका हैदराबाद। अहमदाबाद की बात करेंगे तो साबरमती नदी के किनारे है। साबरमती नदी के किनारे है क्या? अहमदाबाद। ठीक है, तो अहमदाबाद साबरमती के किनारे है और आपका हैदराबाद जो है वो आपका मूसी नदी के किनारे है। ठीक है, तो एडीबी बैंक ऐसी आपकी नेशनल डेवलपमेंट बैंक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय आपके संगाई में है। कहाँ में है? संगाई यानी कि चाइना में। ठीक है, संगाई यानी कि चाइना में है। ठीक है, आपके बहुत सारे मुख्यालय होते हैं। पूछूं मैं आपसे कि कितने आपके मुख्यालय होते हैं, आप आंसर दे पाएंगे? जैसे
मैं अगर आपसे बात करूं कि भाई बताइएगा यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर है, सिर्फ आपको मुख्यालय बताने हैं। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय यूनेस्को, जिसमें अभी मैं आपको बहुत सारे पढ़ा भी चुका हूँ। सार्क का मुख्यालय, ठीक है, बिम्स्टेक का मुख्यालय, बिम्स्टेक का मुख्यालय, ठीक है। और देखिएगा सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, यूएनडीपी का मुख्यालय, यूएनईपी का मुख्यालय, यूएनपीएफ का मुख्यालय, इसी प्रकार कह दे तो यूनिसेफ का मुख्यालय, रेड क्रॉस का मुख्यालय, ठीक है। आपको इतने सारे क्या सभी मुख्यालय पता है आपको? रासायनिक हथियार का मुख्यालय, रासायनिक हथियार का मुख्यालय, ओपेक का मुख्यालय, ठीक है। ये सभी आपको मुख्यालय क्या पता है? और ये सब प्रश्न पेपर में आपके आते हैं, आपको भी पता है ये आते हैं भाई मेरे, बिल्कुल। आपको मैंने पढ़ाया स्टैटिक में, आप जाइएगा ज्ञान जीएस में स्टैटिक की आप पीडीएफ को पकड़िएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा और उसमें आपके मैंने आपको 55 संगठन को विद डिटेल में पढ़ाया है जो आपके प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, है ना। 55 संगठन को मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आसियान, आसियान के बाद AIIB, NDB, अभी हमने पढ़ा ADB भी। इन सभी के मुख्यालय क्या आप लोग बता सकते हो? अगर नहीं बता सकते तो पहले तो आप इस पे मेहनत करिएगा, मैं सबके आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में करा दूंगा, ठीक है। सबके आंसर किस में दूंगा? कमेंट्स बॉक्स में आपको आंसर दे दूंगा, वीडियो के बाद, वीडियो रिसीव होने के बाद में आपको आंसर दे दिया जाएगा सबका। तो आपके विश्व के संगठन है, यानी कि वर्ल्ड संगठन है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है भाई। बताइएगा जरूर इस बात पे, ठीक है। इस क्वेश्चन की तैयारी आप लोग जरूर करिएगा, वरना आप पछताएंगे बहुत। अगर आपने ये नहीं बता पाए तो आप पछताएंगे बहुत, ठीक है। ये सब आप ही को करना है ना। अगर आपको नहीं पता तो आप स्टैटिक में जाइएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपको पीडीएफ नहीं मिलती है तो हमें बताइएगा, हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है, आपके सामने स्क्रीन पे नंबर है, आप उस पर व्हाट्सअप करके पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अपना नाम वगैरह, अपनी सिटी का नाम लिख के हमें भेज दें, हम आपको पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है। और ये देखिएगा जो, वरना इसमें से अगर एक भी पेपर में आ गया ना तो पछताएंगे बहुत। देखिएगा बहुत सारे एक एक इम्पोर्टेंट है आपको, ठीक है, एक एक संगठन इम्पोर्टेंट है। भारत के किस पूर्व भारत के किस पूर्व न्यायाधीश को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? एन बी रमन्ना को नियुक्त किया गया, ठीक है। किसको नियुक्त किया गया? एन बी रमन्ना को नियुक्त किया गया है पूर्व न्यायाधीश। डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा, समिति का गठन किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता जो आपका केंद्र है वो कहां पर है? आपके सिंगापुर में है। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, ठीक है। कहां पर है? आपके सिंगापुर में है। तो एन बी रमन्ना को नियुक्त किया गया यहां से। विश्व संस्कृत दिवस किस तारीख को बनाया जाता है? तो विश्व संस्कृत दिवस देखिएगा किस तारीख को बनाया जाता है। तो विश्व संस्कृत दिवस किस तारीख को बनाया जाता है, ठीक है। 29 अगस्त की बात करेंगे तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस। 31 अगस्त की बात करेंगे तो विश्व संस्कृत दिवस मनाते हैं। 1 सितंबर की बात करेंगे तो आपका LIC दिवस, LIC डे, यह बनाते हैं क्षमा दिवस, क्षमा दिवस बनाते हैं। और देखिएगा
अगर और 2 सितंबर की बात करेंगे तो विश्व नारियल दिवस मनाते हैं, विश्व नारियल दिवस मनाते हैं 2 सितंबर को। और विश्व में सबसे ज्यादा नारियल के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। और भारत में सबसे ज्यादा नारियल जो होता है वो आपको कहाँ मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर मिलेगा आपको, तमिलनाडु में मिलेगा आपको देखने को। ठीक है, अगर बात करें कि संस्कृत का जो समाचार पत्र है उसे क्या कहते हैं, तो संस्कृत का एकमात्र समाचार पत्र है सुधर्म। तो सुधर्म जो आपका समाचार पत्र है ये मैसूर, मैसूर कर्नाटक, मैसूर कर्नाटक से क्या होता है, तो मैसूर कर्नाटक से प्रकाशित किया जाता था। तो संस्कृत का एक समाचार पत्र है जिसे कहते हैं सुधर्म। और विश्व संस्कृत दिवस हम कब बनाते हैं, ठीक है, 31 अगस्त को हम विश्व संस्कृत दिवस के रूप में बनाते हैं। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के दौरान एफडीआई फॉरेन, ठीक है, एफडीआई को क्या बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्या बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। आकर्षित करने वाला राज्य अग्रणी कौन है, यानी कि भारत के लोग कहाँ रहते हैं, विदेशों में रहते हैं। तो भारत के लोग विदेशों में रहते हैं, तो विदेशों में, विदेशों से सबसे ज्यादा रुपया आपके भारत में कहाँ पर आता है, तो विदेशों का सबसे ज्यादा रुपया भारत में कहाँ पर आता है, तो उसके लिए एफडीआई लॉन्च करी गई है। तो सबसे ज्यादा आपके कहाँ पर आता है, ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रुपया आता है। कहाँ पर आता है सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा आपके महाराष्ट्र में आता है। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करेंगे, देखिएगा एक झील है बहुत ही फेमस आपके, लोनार झील। लोनार झील आपके कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। तडोबा नेशनल पार्क, तडोबा के बाद बात करेंगे चंदोली नेशनल पार्क, नावेगांव नेशनल पार्क, ये सब आपके कहाँ पर हैं, ये सब आपके महाराष्ट्र में है। और लोनार झील आपके कहाँ पर है, ये भी आपके कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में। पहले डब्ल्यूएचओ पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 के परिणाम को रेखांकित करते हुए कौन सा घोषणा पत्र जारी किया गया। ये जब आपका जो पारस्परिक चिकित्सा सम्मेलन था, जब ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पिछले साल बना था, तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं था जिसमें ये प्रश्न पूछा ना गया हो। ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न था, लेकिन अब इसकी कमजोरी हो गई है, अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा। तो कहाँ पर आपके गुजरात घोषणा के नाम से उसको संबोधित किया गया, कहाँ पर किया गया, गुजरात घोषणा के नाम से। अभी हमने डब्ल्यूएचओ के बारे में अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा था। ठीक है, आपको पता भी होगा, डब्ल्यूएचओ के बारे में पढ़ा था अभी हमने। हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारत में भूजल की कमी किस वर्ष तक 3 गुनी हो जाएगी। लो भाई, भूजल की जो कमी है, जो हमारे पृथ्वी पर जो जल है उसकी कमी को दूर करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है, ये देखिएगा। ठीक है, अगर जल की बात करें हम यहाँ से कि जल जो हमारा है, तो विश्व जल दिवस कब बनाते हैं, विश्व जल दिवस कब बनाते हैं। ठीक है, तो 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाते हैं। कब बनाते हैं, 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो 22 मार्च को अगर हम विश्व जल दिवस मनाते हैं, तो आप देखिएगा जल के अध्ययन जो होता है, जल जो होता है उसे हम हाइड्रो बोलते हैं साइंस की भाषा में, और जल के अध्ययन को क्या बोलेंगे, हाइड्रोलॉजी बोलेंगे। तो जल का अध्ययन क्या कहलाता है, जल का अध्ययन कहलाता है आपका हाइड्रोलॉजी। और जल जो हमारा होता है उसे हम हाइड्रो बोलते हैं। ठीक है, जब हम लिखते हैं H2O, तो ये क्या होता है आपका हाइड्रो ऑक्साइड, तो हम इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं। तो एक आपका भारी जल भी होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, D2O, जिसे हम बोल सकते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या बोल सकते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं जैसे, ठीक है, क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। ओके, और हाइड्रोलॉजी बोलते हैं उसको हम। ओके, ठीक है। तो अगर DO2 की बात, D2O की बात करेंगे तो किसने खोजा था, उरे ने खोजा था D2O को।
ठीक है, तो भूजल की जो कमी है वो 3 गुनी होने वाली है। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि वाटर क्राइसिस जो हमारा है वो 3 गुना होने वाला है आपका। किस वर्ष तक होने वाला है, तो भाई इस पे ध्यान कौन देगा, 2041 से 2080 के बीच जो है वो 3 गुना होने वाला है। ग्लोबल वार्मिंग की रिपोर्ट है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उत्तरदायी जो गैस होती है उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, तो उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी होती है। सांस्कृतिक कॉरिडोर की G20 संग्रहालय किस शहर में आयोजित की गई, तो किस शहर में आयोजित की गई आपकी संग्रहालय, ठीक है, बताइएगा किस शहर में आपके आयोजित की गई है संग्रहालय। ठीक है, तो किस शहर में संग्रहालय को आयोजित किया गया था। ठीक है, संग्रहालय की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाते हैं 18 मई को। 18 अप्रैल को क्या बनाते हैं, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को बनाते हैं। कहाँ आयोजित की गई, तो आपको सभी को पता है, इतना फेमस रहा था, दिल्ली में लॉकडाउन की तरह भी माहौल बन गया था। ठीक है, कहाँ पर G20, तो G20 आपके, ठीक है, नई दिल्ली में। कहाँ पर आपके, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली से अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा कि दिल्ली से एनसीआर दिल्ली कब बनाया गया, तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत बनाया गया, 1992 में इसे लागू कर दिया गया। ठीक है, 1992 में क्या करा गया, इसे लागू कर दिया गया। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, हरिद्वार हो गया, वाराणसी हो गया, महाबलीपुरम हो गया, इनकी भी चर्चा हिस्ट्री में की जाती है। और अगर बात करें नई दिल्ली, तो देखिएगा भारत की राजधानी पहले क्या थी, कोलकाता। कोलकाता से 1911 और 1912 में स्थानांतरित कर दी गई, कहाँ, पुरानी दिल्ली। उसके बाद राजधानी 1931 में पुरानी दिल्ली से क्या बन गई, नई दिल्ली। तो याद रखिएगा भारत की प्रारंभिक राजधानी कोलकाता थी, कोलकाता से राजधानी को दिल्ली लाया गया। तो दिल्ली जब लाया गया था 1911-12 में, तो उसमें अगर बात जब करी गई थी तो उसे पुरानी दिल्ली कहते थे। अब प्रश्न ये भी बन सकता है कि पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली राजधानी कब आ गई, तो पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली जो राजधानी आ गई वो 1931 में आ गई। कब आ गई, 1931 में आ गई है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय जो है वो 18 मई को बनाया जाता है। कब बनाते हैं, 18 मई को आपको बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय। ठीक है, पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है, तो किस राज्य ने घोषित किया है हिंदू विरासत माह। अभी हमने पढ़ा कि हिंदू विरासत दिवस कब बनाते हैं, विश्व विरासत दिवस कब बनाते हैं, 18 अप्रैल को बनाते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग जारी किया होगा, किसने किया, आपके जॉर्जिया ने किया है। किसने किया यहाँ पर, तो यहाँ पर किया आपके जॉर्जिया ने। ओके, त्रिशूल अभ्यास में कौन सी सेनाएं भाग ले रही हैं। अब भाई त्रिशूल अभ्यास है, इसमें कौन सी सेनाएं भाग ले रही हैं, सिर्फ बल्लाहनर प्रश्न है और आपके लगातार पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो इसमें जो वायुसेना, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, उपयुक्त सभी, तो भाई ओनली वायुसेना इसमें भाग लेगी। कौन भाग लेगा, वायुसेना। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं, त्रिशूल अभ्यास में सिर्फ वायुसेना ही भाग लेगी और कोई भाग इसमें नहीं लेगा। इस रेलवे स्टेशन को प्रतिष्ठित IGBC प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त हुई है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन को, पुराना भोपाल रेलवे स्टेशन, ग्वालियर रेलवे स्टेशन या विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। आंसर क्या होगा, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है, तो आपके कृष्णा नदी के किनारे है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी है, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। कहाँ से निकलती है, तो आपके महाबालेश्वर से निकलती है। तो मैंने आपको बोला कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, तो आपकी गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी होगी, जिसकी लंबाई की बात करेंगे 1465 किलोमीटर लंबाई है। 1465 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, कितनी लंबाई है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है आपके। ओके, ओवरऑल। ठीक है, किस शहर को भारत के पहले सौर शहर के रूप में नामित किया गया, तो किस शहर को भारत के पहले सौर शहर के रूप में नामित किया गया। ठीक है, शिवपुर, भोपाल, ये देखिएगा सबके सब आपके मध्य प्रदेश के हैं।
कहाँ के हैं सब। अभी हमने सांची को पढ़ा था, विश्व विरासत सूची में शामिल किया हुआ है 1989 में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। तो इसका आंसर क्या है? क्यों सौर शहर? क्यों? क्योंकि सांची के समीप आपकी कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा, कर्क रेखा जो होती है वो आपकी सांची के समीप गिरती है, इसलिए सांची को सौर शहर के रूप में नामित किया गया है। तो कर्क रेखा का जो एंगल है वो कितना है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री नॉर्थ एंगल है। कर्क रेखा उज्जैन से निकलती है, मध्य प्रदेश के उज्जैन से निकलती है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से निकलती है कर्क रेखा। और भारत के 8 राज्यों, 8 स्टेट और 35 जिलों से होकर गुजरती है। अगर विश्व में बात करें तो 18 देशों से भी गुजरती है आपकी कर्क रेखा। मैंने आपको डिटेल पार्ट में पढ़ाया है। आप ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाइएगा, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर आप ज्योग्राफी को उसमें सर्च करिएगा और आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं कि भाई 8 राज्य, 35 जिले और 18 देश और 3 महाद्वीपों से गुजरती है आपकी कौन? कर्क रेखा। कितने महाद्वीपों से? 3 महाद्वीपों से गुजरती है आपकी कर्क रेखा। ठीक है, ये सब आप पढ़ सकते हो वहां से। तो कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से गुजरेगी? 3 महाद्वीपों से। कहाँ से निकलेगी? उज्जैन से निकलेगी। तो आपके देखिएगा 8 राज्यों से गुजरती है। तो 8 राज्यों में आपका मध्य प्रदेश जो है ना, मध्य प्रदेश भी आता है उसमें। मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, गुजरात से गुजरती है। तो इस प्रकार कुल 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से देखिएगा। तो कर्क रेखा का जो एंगल है 23.5 डिग्री का एंगल है। तो सांची इसके नजदीक है, इसलिए सांची को भारत के पहले सौर शहर के रूप में नामित किया गया है। क्या आंसर होगा इसका? सांची। ठीक है, कहने का मतलब यह है, लो भाई छोटी सी लो ट्रिक लिखते रहे, मित्र पर गमछा झाड़, तो कर लोगे ना कि मित्र पर भाई गमछा झाड़ना है तुमको। ठीक है, मी से मिजोरम होगा, ना कि मणिपुर में लेके चले जाओ। टी से त्रिपुरा होगा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। कितने राज्य हो गए? 8 राज्य हो गए। भाई मेहनत आप ना कर लेना, ठीक है। 8 राज्य हो गए, मेहनत आप मत कर लेना वरना आप घिस जाओगे। अगर मेहनत आपने कर ली ना तो आप तो लग रहा है घिस जाओगे ना, इसलिए मेहनत आप मत करना। मेहनत तो हम करेंगे ना, लेकिन आपको बता दें, अगर स्टूडेंट एक टीचर के बराबर मेहनत करता है ना, एक टीचर के बराबर अगर मेहनत करेगा तो उसका सिलेक्शन को रोक नहीं सकता। सिंपल सी बात है, अगर एक स्टूडेंट टीचर के बराबर मेहनत करेगा तो उसका सिलेक्शन नहीं रोकेगा। ठीक है, ये तो आपको पता ही चल गया। फिर निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन है कौन सा? इंद्रजाल। कहाँ पर बनाया गया? तो आपके हैदराबाद की कंपनी ने इसको डिजाइन किया था। कहाँ पर? हैदराबाद की कंपनी। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है, और इसका नाम है आपके इंद्रजाल। ठीक है, नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब बनाया गया? तो नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाया गया 8 सितंबर। कब बनाया गया? तो नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 8 सितंबर को बनाया गया। 92 क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया किस शहर में भारत ड्रोन शक्ति 2023 की मेजबानी करेंगे? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, छपने वाला प्रश्न है एकदम। ठीक है, ऑफर में आएगा, ऑफर लेटर में लिख के रख लो कि भाई आएगा आएगा आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से रिलेट है। उत्तर प्रदेश में आप लोग समझ ही चुके होंगे, उत्तर प्रदेश में सिर्फ इसमें ऑप्शन में एक ही शहर है, कहाँ पर? गाजियाबाद। तो सह मेजबानी कौन करेगा? गाजियाबाद में की जाएगी। ठीक है, करेक्ट। किस देश ने मून स्पाइनर चंद्र लैंडर SLMI को अंतरिक्ष में लॉन्च किया? बल्लाना प्रश्न है, ज्यादा प्रश्न की संख्या नहीं है इसमें कि बना नहीं सकते। जापान। ठीक है, जापान। जापान में एक बहुत ही फेमस द्वीप है जिसे हम कहते हैं होंगशू द्वीप, और होंगशू द्वीप पर ही आपके
एक ज्वालामुखी पर्वत है जिसे कहते हैं फ्यूजियामा। तो आपको ये भी पता होगा फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर है, ठीक है, जापान में है। ठीक है, ये बलनाहनर प्रश्न है। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को यूनिवर्सल पेंशन में शामिल किया है? तो किसने शामिल किया है ट्रांसजेंडर समुदाय को यूनिवर्सल की पेंशन में? बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है, एकदम स्टार मार्क कर लीजिएगा, आएगा। किसने कहा? तो भाई झारखंड ने कहा है। ठीक है, तो झारखंड के बारे में भी पढ़िएगा आप लोग कि इसकी लोकसभा सीटें कितनी है, राज्यसभा सीटें कितनी, मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, किस शहर की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना शुरू की? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो व्यक्ति सुबह घूमने जाते हैं ना, जो बूढ़े लोग हैं ना, जो बुजुर्ग हैं हमारे, तो सुबह घूमने जाते हैं, अगर उनको कोई परेशानी होती है तो पुलिस उनके लिए खड़ी रहेगी। ये किस राज्य सरकार ने कहा है? यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कहा है। लेकिन किस शहर की पुलिस स्टेशन ने? तो भाई किस शहर की? प्रयागराज की पुलिस स्टेशन ने इस बात को बिल्कुल 100% कहा है कि हम सहायता करेंगे। अब देखिए, नासा अब मोइक्स के किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न करेगा? तो किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न करेगा? इससे संबंधित होगा मंगल। अभी हमने सभी ग्रह को पढ़ा था, मंगल ग्रह की बात करेंगे, लाल ग्रह के नाम से जानते हैं मंगल ग्रह की बात। दूसरी बात करेंगे, शुक्र व बुध दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, और बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और सबसे छोटा ग्रह जो है वो आपका क्या है? बुध है। ठीक है, अभी हमने पढ़ाया भी था आपको ग्रह से संबंधित, इसलिए मैं आपको लगातार कराया जा रहा हूं, क्योंकि इन प्रश्नों से ज्यादा आंसर नहीं निकलते हैं। ठीक है, किस देश ने परमाणु पनडुब्बी और एआई संचालित पनडुब्बी घोस्ट शार्क लॉन्च किया है? तो किस देश ने लॉन्च किया है? तो देखिएगा, आपका सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे छोटे महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया ने इस देश को, जिसे नाम दिया गया घोस्ट शार्क का, इसने लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश ने बहुपक्षीय एक्सरसाइज अभ्यास ब्राइट स्टार की मेजबानी की? ये तो अभी हमने पढ़ा था। ब्राइट स्टार में 34 देशों ने हिस्सा लिया, और कहाँ आयोजित किया गया? मिस्र के काहिरा में। 14 देशों ने हिस्सा लिया, कहाँ आयोजित किया जाएगा? मिस्र के काहिरा में इसको आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय साक्षरता 2023 किस तारीख को बनाया जाएगा? तो राष्ट्रीय साक्षरता 2023 किस तारीख को बनाया जाएगा? ये बात क्या होगी? ठीक है, किस तारीख को बनाया जाएगा? तो आपको पता है किस तारीख को होगा ये। ठीक है, 8 सितंबर को। ये जो दिवस है ना, इनके आंसर आप लोग लिखेंगे। ठीक है, और अंतिम प्रश्न है हमारा कि नितिन गडकरी ने किस ऑटोमोबाइल वाहन ब्रांड को भारत के पहले एथेनॉल रन के रूप में लॉन्च किया है? अब देखिएगा, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने वाला नहीं है, तो सिर्फ इतनी बात सही है। टोयोटा इनोवा को किसने लॉन्च किया है? तो टोयोटा इनोवा को लॉन्च किया है नितिन गडकरी, जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने इसको क्या किया है? लॉन्च किया है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी करंट अफेयर्स की 50 क्वेश्चन, ये हमारी थर्ड क्लास थी करंट अफेयर्स की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 के साथ मिलेंगे, और फिर से 50 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ठीक है, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद। और बने रहिएगा ज्ञान जीएस के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करनी है तो आप ऊपर दिए गए स्क्रीन पे नंबर है 9410024474 पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।